अधिकांश व्यक्ति भूगोल को मानचित्रों से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र के रूप में परिभाषित करते हैं। फिर भी यह परिभाषित केवल आंशिक रूप से ही सही है। भूगोल की एक बेहतर परिभाषा स्थानिक आयाम के सापेक्ष प्राकृतिक और मानव निर्मित घटनाओं का अध्ययन हो सकती है। ग्रीक शब्द जियोग्राफोस, जिसमें भूगोल की उत्पत्ति हुई है, का शाब्दिक अनुवाद पृथ्वी के बारे में लिखना। भूगोल भूविज्ञान के अनुसार से अलग है, क्योंकि भूविज्ञान मुख्य रूप में भौतिक पृथ्वी और इसे बनाने और आकार देने वाली प्रक्रियाओं पर केंद्रित है। दूसरी ओर भूगोल में पृथ्वी की जांच करने के लिए एक बहुत व्यापक दृष्टिकोण शामिल है, क्योंकि इसमें मनुष्य का अध्ययन भी शामिल है। इस प्रकार भूगोल के दो प्रमुख उपविभाग हैं: मानव सामाजिक विज्ञान और भौतिक प्राकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल हमारे ग्रह और उसके सभी घटकों का अध्ययन है। इसकी भूमि, जल, वायु और आंतरिक भाग। इस पुस्तक में कुछ अध्याय उन प्रक्रियाओं के लिए समर्पित है जो भूमि को आकार देती है और लोगों को प्रभावित करती है। अन्य अध्याय वायुमंडल की प्रक्रिया और ग्रह की स्थिति, हमारे सभी जीवित प्राणियों के साथ इसके संबंधों को दर्शाते हैं। जब से लोग ग्रह पर रहे हैं, तब से मनुष्य को पृथ्वी की सीमाओं के भीतर रहना पड़ता है। अब मानव जीवन का ग्रह पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। कई अध्याय ग्रह पर लोगों के प्रभाव के लिए समर्पित हैं। मानव भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है जो लोगों, उनके रहने के स्थान, उनके जीवन के तरीके और दुनिया भर के विभिन्न स्थानों में उनके संबंधों पर ध्यान केंद्रित करता है। मानव भूगोल में भौगोलिक अध्ययन का एक सरल उदाहरण ये होगा कि अमेरिका में हिस्पैनिक आबादी कहाँ केंद्रित है और क्यों। पृथ्वी को बेहतर ढंग से समझने की यात्रा यहाँ से शुरू होती है, जहाँ हम इस बात की खोज करते हैं कि विज्ञान भूगोल के विज्ञान को समझने के साथ साथ प्राकृतिक दुनिया के बारे में कैसे सीखते हैं। वैज्ञानिक जांच। विज्ञान प्राकृतिक दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करने का एक मार्ग है। विज्ञान के अध्ययन में वैज्ञानिक जांच के माध्यम से एकत्रित ज्ञान का भंडार भी शामिल है। सावधानीपूर्वक साक्ष्य एकत्रित किए जा सकते हैं, फिर तार्किक और तर्क कुछ कल्पना का उपयोग करके एक परीक्षण योग्य विचार विकसित करते हैं, जिसे परिकल्पना कहा जाता है। साथ ही विचार को समझने के लिए स्पष्टीकरण भी देते हैं। अंत में विज्ञान अपनी परिकल्पनाओं के आधार पर प्रयोग को डिज़ाइन और संचारित करते हैं। विज्ञान उन मौलिक नियमों और सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं जो प्राकृतिक पैटर्न का कारण बनते हैं और प्राकृतिक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये केवल ज्ञान का एक समूह नहीं है, विज्ञान सोचने का एक सही तरीका है जो बिना किसी पूर्वग्रह के नए ज्ञान का मूल्यांकन और निर्माण करने का साधन प्राप्त करता है। आपने सबसे अच्छे रूप में विज्ञान ठोस और तार्किक निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए व्यक्तिपरक साक्ष्य की तुलना में वस्तुनिष्ठ साक्ष्य का उपयोग करता है। विज्ञान में सत्य एक कठिन अवधारणा है और ऐसा इसीलिए है क्योंकि विज्ञान माध्यकरणीय है, जिसका अर्थ है कि एक प्रारंभिक व्याख्या परीक्षण योग्य और गलत साबित होने में सक्षम है। एक वैज्ञानिक सिद्धांत कभी भी पूरी तरह से सही साबित नहीं हो सकता। विचारों और विविधताओं के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए झूठा साबित करने के लिए पूरी तरह से प्रयास करने के बाद ही सिद्धांत को सही माना जाता है। हालांकि ये एक कमजोरी की तरह लग सकता है,
इसको पीछे की ताकत यह है कि सभी वैज्ञानिक विचार जांच के लिए खड़े हुए, जो गैर वैज्ञानिक विचारों की प्रक्रियाओं के लिए जरूरी नहीं है। वास्तव में ये मौजूदा विचारों को गलत साबित करने की क्षमता है, जो विज्ञान में एक प्रेरक शक्ति है। इसे ने कई वैज्ञानिक कार्य को आगे बढ़ाया। प्रारंभिक वैज्ञानिक विचार। पश्चिमी विज्ञान की शुरुआत प्राचीन ग्रीस, विशेष रूप से एथेंस में हुई थी, और एथेंस जैसे शुरुआती लोकतंत्रों ने व्यक्तियों को अतीत की तुलना में अधिक स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। राजाओं ने अधिकांश सभ्यताओं पर शासन किया। इन शुरुआती दार्शनिक वैज्ञानिक में सबसे प्रमुख थे अरस्तु, जिसका जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने ज्ञान और विज्ञान के नींव रखने योग्य योगदान दिया। अरस्तु प्लेटो के छात्र और सिकंदर महान के शिक्षक थे, जिन्होंने फारसी साम्राज्य को भारत तक जीत लिया। इस प्रक्रिया में ग्रीक संस्कृति का प्रयास किया। अरस्तु ने निम्नात्मक तर्क का उपयोग किया, एक नया विचार स्थापित करने के लिए जो कुछ भी वह जानता था उसे लागू किया। निगमनात्मक तर्क सामान्यकृत सिद्धांतों पर स्थापित ये मान्य ज्ञान से शुरू होता है और उन्हें नए विचारों का निष्कर्षों तक विस्तारित करता है। यदि कोई निगमनात्मक निष्कर्ष ठोस सिद्धांतों पर प्राप्त होता है, तो निष्कर्ष में निश्चितता का उच्च स्तर होता है। भौगोलिक विश्लेषण की तकनीक है। मानचित्र को वास्तविक दुनिया के ग्राफिक प्रतिनिधित्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमारे ब्रह्मांड की अनंत प्रकृति के कारण वास्तविक दुनिया में पाई जाने वाली सभी जटिलताओं को पकड़ना असंभव है। उदाहरण के लिए, स्थलाकृतिक मानचित्र कागज के 2 आयामी विमान पर पैमाने पर 3 आयामी वास्तविक दुनिया को सारांशित करते हैं। मानचित्र का उपयोग पर्यावरण की सांस्कृतिक और भौतिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। किसके लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है? पर्यावरणिक और सांस्कृतिक भौतिक विचारों को व्यवस्थित करने के लिए। मानव स्थलाकृत मानचित्र सड़कें, भूमि उपयोग वर्गीकरण, ऊंचाइयां, नदियां, अन्य जल निकाय, राजनीतिक और घरों, अन्य प्रकार की इमारतों की पहचान सहित विभिन्न प्रकार की जानकारियां दिखाई जाती हैं। अधिकांश मानचित्र हमें निर्देशक प्रणाली का उपयोग करके पृथ्वी की सतह पर बिंदुओं के स्थान में निर्दिष्ट करने की अनुमति देते हैं। 2 आयामी मानचित्र के लिए ये निर्देश प्रणाली स्थानिक स्थान में परिभाषित करने के लिए ग्रिड सिस्टम, लंबवत अक्षों के बीच सरल ज्यामितीय संबंधों का उपयोग कर सकती है। भूगोल निर्देशांक प्रणाली केवल 2 मानों से स्थान मापती है। इस तथ्य के बावजूद किसी स्थान का वर्णन त्रिआयामी सतह के लिए किया जाता है। स्थान को परिभाषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले दोनों मान पृथ्वी के ध्रुवीय अक्ष के सापेक्ष माने जाते हैं। भौगोलिक निर्देशांक प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले 2 मापों का अक्षांश देशांतर कहा जाता है। अक्षांश पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले बिंदु के सापेक्ष भूमध्य के उत्तर या दक्षिण में एक कोणीय माप है। यह के
केंद्रीय बिंदु पृथ्वी और घूर्णन ध्रुवीय अक्ष पर स्थित है। भूमध्य रेखा अक्षांश के माप के लिए शुरुआती बिंदु है। भूमध्य रेखा का मान 0 डिग्री है। 30 डिग्री उत्तर की अक्षांश या समांतर रेखा का कोण भूमध्य रेखा द्वारा दर्शाए गए समतल से 30 डिग्री उत्तर की ओर होता है। अक्षांश का अधिकतम मान 90 डिग्री उत्तर या दक्षिण हो सकता है। अक्षांश की ओर रेखाएं पृथ्वी को घूर्णन अक्ष में समांतर चलाती हैं। एक ही अक्षांश के बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। एक दूसरे के समांतर चलती है। एकमात्र समांतर रेखा जो एक महान वृत्त भी है भूमध्य रेखा है। अन्य सभी समांतर रेखाएं छोटे वृत्त हैं। निम्नलिखित सबसे महत्वपूर्ण समांतर रेखा भूमध्य रेखा 0 डिग्री, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर की ओर और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर। आर्कटिक सर्कल 60.5 डिग्री एन। अटलांटिक सर्कल होता है 60.5 डिग्री दक्षिण। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण। देशांतर प्रधान मध्य रेखा के पूर्व और पश्चिम का कोणीय माप है। प्रधान मध्य रेखा की स्थिति इंग्लैंड के ग्रीनविच में पूर्व खगोलीय वेधशाला के स्थान के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा निर्धारित की गई थी। क्योंकि पृथ्वी की परिधि एक वृत्त के समान है, इसीलिए देशांतर को डिग्री में मापने का निर्णय लिया गया। एक वृत्त में पाए जाने वाले अंशों की संख्या 360 डिग्री होती है। प्रधान मध्य रेखा मान 0 डिग्री 45 डिग्री पश्चिम और एक देशांतर रेखा एक माध्य रेखा कोण प्रधान मध्य रेखा द्वारा दर्शाए गए समतल में 45 डिग्री पश्चिम होता है। देशांतर की ये मध्य रेखा एक अधिकतम मान 180 डिग्री हो सकता है, जो एक वृत्त के आधे रास्ते की दूरी है। इस मध्य रेखा के अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा कहा जाता है। पश्चिम और पूर्व में पदनामों का उपयोग ये भेद करने के लिए किया जाता है। प्रधान मध्य रेखा के समीप कोई स्थान कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में प्राइम मेरिडियन के 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। प्रशांत महासागर है जो, उसमें प्राइम मेरिडियन होती है और 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में है। ये रेखा निर्धारित करती है कि दुनिया में नया दिन कहाँ से शुरू होता है, और इस रेखा के माध्यम से क्या होता है कि दुनिया की जो शुरुआत होती है दिन की वो कहाँ से होती है, इस रेखा के माध्यम से हमें पता चलता है। अब इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय सीमाओं का अनुसरण करती है, ताकि कोई दो अलग अलग दिनों में विभाजित ना हो। जब समांतर और मध्य रेखाओं को मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप एक भौगोलिक पिंड ग्रिड प्रणाली होती है, जो उपयोगकर्ताओं को ग्रह पर अपना सटीक स्थान निर्धारित करने की अनुमति देती है। तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसको देख सकते हैं। और ये इसमें लैटिट्यूड नॉर्थ पोल में 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। इक्वेटर इसके जो है फिर माइनस में चला जाता है, 0, 30 डिग्री, -60 डिग्री साउथ पोल में। और प्राइम मेरिडियंस इसके इधर को चला जाता है। इसका प्राइम मेरिडियंस जो है 30 से 60 डिग्री।
यह संभवतः इस तथ्य पर संक्षेप में चर्चा करने का उपयुक्त समय है कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं। एक बड़ा वृत्त गोले को दो बराबर गोलार्ध में विभाजित करता है। पृथ्वी की ग्रिड प्रणाली का अधिकांश भाग उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और भूमध्य रेखा के स्थान पर आधारित है। ध्रुव पृथ्वी को घूर्णन की दूरी में चलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। भूमध्य रेखा का तल एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में काटती है। इससे बड़े और छोटे वृत्तों का विषय सामने आता है। एक बड़ा वृत्त कोई भी वृत्त होता है जो पृथ्वी को दो हिस्से की परिधि में विभाजित करता है। ये सबसे बड़ा वृत्त भी इसे एक गोले पर खींचता जाता है। एक बड़े वृत्त के साथ किसी भी बिंदु को जोड़ने वाली रेखा उन दोनों बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी भी होती है। बड़े वृत्तों के उदाहरण के भूमध्य रेखा, देशांतर की सभी रेखाएं, पृथ्वी को दिन और रात में विभाजित करने वाली रेखा जिसे प्रकाश वृत्त कहा जाता है, और क्रांति वृत्त का तल शामिल है जो पृथ्वी को भूमध्य के 7 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। और छोटे वृत्त वे वृत्त होते हैं जो पृथ्वी को काटते हैं लेकिन बराबर नहीं, हिस्सा नहीं है। यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर सिस्टम (यूटीएम). यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर सिस्टम पृथ्वी पर किसी स्थान का वर्णन करने के लिए एक और आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मार्केटर ग्रिड सिस्टम है। ये आयताकार निर्देश प्रणाली मैट्रिक और जिसमें मीटर को माप की मूल इकाई के रूप में शामिल किया गया है। यूटीएम पृथ्वी को गोलाकार सतह की 2 आयामी समतल मॉडल करने के लिए ट्रांसवर्स मार्केटर प्रक्षेपण प्रणाली का भी उपयोग करता है। यूटीएम प्रणाली दुनिया की सतह को 6 डिग्री देशांतर चौड़े क्षेत्रों में विभाजित करती है जो उत्तर दक्षिण दिशा में चलते हैं। ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से शुरू होती है और क्रमिक रूप से पूर्व दिशा में क्रमांकित होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में 84 डिग्री से 80 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इसमें प्रत्येक क्षेत्र के केंद्र में एक केंद्रीय मध्य रेखा है। इस जोन में स्थान को झूठे मूल में मापा जाता है जो प्रत्येक जोन के लिए भूमध्य और केंद्रीय मध्यमा के रेखा के प्रति छेदन के समापेक्ष निर्धारित होता है। उत्तरी गोलार्ध स्थानों के लिए झूठा मूल भूमध्य रेखा केंद्रीय मध्य रेखा से हाँ देखो तो इन्होंने क्या किया। समय क्षेत्र 19वीं सदी के उत्तरार्ध में पहले समय निर्धारित मुख्य रूप से एक स्थानीय घटना थी। प्रत्येक शहर सूर्य की गति के अनुसार अपनी घड़ियां सेट करता था। दोपहर को उस समय के रूप में परिभाषित किया जाता था। तब सूर्य क्षितिज से ऊपर अपनी अधिकांश ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। शहर और कस्बे इन सौर गतियों के अनुसार शहर की घड़ी को क्रेवेट करने के लिए एक घड़ीसाज को नियुक्त करते थे। ये शहर की घड़ी तब
आधिकारिक समय पर प्रतिपादित करती है जब नागरिक अपनी घड़ियां और घड़ियों के उसी के अनुसार सेट करते थे। 19वीं सदी का अंतिम भाग मनुष्य को बढ़ती आवाजाही का समय था। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में बड़ी संख्या में लोग पश्चिम की ओर जा रहे थे और इन क्षेत्रों में बस्तियों का तेजी से विस्तार होने लगा। इन नई बस्तियों का समर्थन करने के लिए रेल मार्गों ने विभिन्न शहरों और कस्बों के बीच लोगों के संसाधन को स्थानांतरित किया। हाँ, हालांकि स्थानीय समय को बनाए रखने के लिए तरीके की प्रकृति के कारण रेल मार्गों को भिन्न स्टाफ के लिए समय सारणी बनाने में महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय सारणी तभी अधिक कुशल हो जाती है जब शहर और कस्बे समय रखने का कोई मानक तरीका अपनाएं। 1978 में कनाडाई और सैनफोर्ड फ्लेमिंग ने विश्वव्यापी समय क्षेत्रों की एक प्रणाली का सुझाव दिया जो पृथ्वी पर समय को बनाए रखना आसान बना देंगे। फ्लेमिंग ने प्रस्तावित किया कि दुनिया को 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए, प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर चौड़ाई में। चूंकि दुनिया अपनी दूरी पर हर 24 घंटे में एक बार घूमती है और 360 डिग्री देशांतर है, इसीलिए पृथ्वी के घूमने का प्रत्येक घंटा 15 डिग्री देशांतर का प्रतिनिधित्व करता है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल कंपनियों ने 1883 में फ्लेमिंग के समय क्षेत्रों का उपयोग करना शुरू किया। 1884 में समय की गणना की मानकीकृत पद्धति को अपनाने में प्राइम मेरिडियन के स्थान को निर्धारित करने के लिए वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय प्राइम मेरिडियन सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन के सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि ग्रीनविच इंग्लैंड का देशांतर 0 डिग्री देशांतर बन जाएगा और प्राइम मेरिडियंस के सापेक्ष समय क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। यह भी प्रस्तावित किया गया था कि पृथ्वी पर समय की माप ग्रीनविच या रॉयल वेधशाला में खगोलीय माप के समापेक्ष की जाएगी। इस समय मानक को ग्रीनविच मीन्स टाइम्स GMT कहा जाता था। Chapter 1 Introduction to Geography. Most individuals define geography as well as field of study that deals with maps. Yet this definition is only partially correct. A better definition of geography may be the study of nature and human constructed phenomena relative to the spatial dimension. The Greek word geographos, from which geography is derived, is literally translated as writing graphs about the each geo. Geography differ from the discipline of geography because geology focuses mainly on the physical earth and the process that form and continue to shape it. On the other hand, geography involves a much broader approach to examine the earth.
as it involves the study of humans as well as such as geography has to measure subdivisions human social science and physical natural science. Physical geography is the study of home planet and all its components. You let's see physical geography. Geography related to the planet and components. Its land, water, atmosphere, and interior. Also include in this physically, that as well as physically geography is divided into the and include land, water, atmosphere, and interior. In this book some chapters are devoted to the process that shape the land and impact people. Other chapter depict the process of the atmosphere and its relation to the planet's surface and all our living creatures. For as long people have been to the planet, humans have had to living within earth boundaries. Now human life is having a profound effect on the planet. Several chapters are devoted to the effect people have on the planet. Human geography. Human geography is a social science that focuses on people where they live their way of life and their instructions in different places around the world. A simple example of the geography study in human geography would be where is the Hispanic population constructed in the US and why. The journey to better understanding each begins there with an explanation of how scientists learn about the nature world along with understanding the science of the geography. Human geography include people's the way of live and the structures that is included in the human geography. This image included by metric data of the geography. You also see this image. Scientific inquiry. Science is a path to gaining knowledge about the nature world. In this chapter, discuss about the science. If you see scientifically, it is the knowledge of nature's world. The study of science also include the body of knowledge that has been collected through scientific inquiry. Scientists scientists conduct scientific investigations by asking testable questions that can be systematically observed and careful evidence collected. Evidenced collected. Then they use logical reasoning and some imaginations to devote a testable idea called a
hypothesis, 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 along with explanations to explain the idea. Finally, scientists design and conduct experiments based on their hypothesis. Science seeks to understand the fundamentals, law, and principles that cause natural patterns and govern natural processes. It is more than just a body of knowledge. Science is about thinking that provides a means to evaluate and create new knowledge without bias. Uh, at its best, science uses objective evidence over subjective evidence to reach sound and logical conclusions. Truth in science is a difficult concept, and this is because science is falsifiable. Falsifiable, which means to initial explanation. Hypothesis is testable and able to be proven false. A scientific theory can never completely be proven correct. It is only after exhaustive attempts to falsify competing for ideas and variations that the theory is assumes to be true. While it may seem like a weakness, that strength behind that is that all scientific ideas have stood up to the sequentially sequenity, which is not necessarily true for non-scientific idea and procedures. In fact, it is the ability to prove current idea wrong that is driving from in the science and driven may scientific careers. Early, early scientific thought. Western science began to the ancient Greeks, specifically Athens, and early demographics like the Athens encouraged individuals to think more independently than it in fast than kings rules most civilizations. Foremost among the early philosophers, scientists was Aristotle. Aristotle born in the year 384 BC. Today we discuss in this chapter Aristotle, born 384 BC, who contributed to foundations of knowledge and science. Aristotle was student of Plato and a tutor to Alexander the Great, who would conquer the Paris Empire as far as India, spreading Greek culture in the process. Aristotle used deductive reasoning, applying that he thought the new establish a new idea. If A, then B.
Start within generalized the principles and established the assumes knowledge and extend them to new ideas conclusions. If the deductive conclusions is derived from sound principles, then the conclusion has a high degree of certainty. This contract which inadequate reasoning which begins from new observations and attempts to discern, discern the underlying principles that explains the observations include reasonings relies on evidence to infer conclusions and does not have to precede certainly to divided reasoning. Both are important in sciences. Also, they make new observation and seeks the determine the principles and law that underline them. Both emphasize the two most important aspects of sense observations and inferences. You also see the picture now. That is very nice picture. You also see Indian geographical structures west. Now we discuss Greek culture. Greek culture was absorbed by the Romans. The Roman controls people and resources in their empire by buildings and infrastructures of roads, bridges, and aqueduct. Uh, their road network helped spread Greek cultures and knowledge throughout the empire. Empire. The fall of the Roman Empire is heard in the medieval period in European in which scientific process in the Europe was largely overlooked. During Europe's medieval periods, science flourishes in the Middle East between 800 and 1450 CE as the Islamic civilization developed. Empirical experimentations grow during the times and was key components of the significant evolutions that started in 17th century Europe. Empiricisms emphasize the value of evidence gained from experimentations and observations of the science because of the respect others hold for Aristotle's wisdom and knowledge. His logical approach was accepted for centuries and formed the essential basis for understanding nature.
The Aristotelian's approach came under criticisms and 17 scholars of the Renaissance. Hmm. Technique of geographic analysis. A map can be defended a graphic representation of the real world because of the infinite natures of our universe. It is impossible to capture all the complexity found in the real world. For example, geographic map abstract the three dimensional real worlds, the reduced scale on the two-dimensional planes of paper. Maps are used to display both culture and physical features of the environment. Standard topographic map shows variety of information including road, land, use classifications, inversions, rivers, and other water bodies, political boundaries, and the in, inde- identifications of houses and other types of buildings. Some maps are created with the particular goals in mind with in intended purpose. Understanding map. Most map allow as a specific the locations of point on the earth's surface using a coordinate system. For a two-dimensional map, this coordinate system can use simple geometric relationship between the uh, perpendicular axis on the grid system to define spectral location. Two types of coordination systems are currently in the journal use in geographic and geographical coordinate system and the rectangle called coordinate system. You also see the picture here. Geographical coordinate system. The geographical coordinate system measures location from only two values. Despite and fact that the locations are described for the three-dimensional surface, the two values used to define locations are both measures relative to the polar axis of the Earth. The two measures used in the geographic coordinate system are called latitude and longitude. Latitude. Latitude is an angular measurement north and south of the equator relative to a point found at the center of the earth. Today we discuss about the longitude. Latitude is an angular measurement north or south of the equator relative to a point found at the center of the earth. The center point is also located on the earth rotational or polar axis. You know, earth rotation with the polar axis. The equator is the starting point from the measurement of latitude. The equator has value of 0 degrees. The equator has value of 0 degrees. Its value 0 degrees. A lines of latitude
or palace of 30 degree north has an angle that is 30 degree north the plane represented by the equator. 30 degree north angle or 30 degree of the north plane. The maximum value that latitude can attain is either 90 degree north or south. These lines of latitude run parallel to the rotational axis of the earth. Lines connected point of the same latitude called parallels. Line connected point of the same latitude. Line connected parallel of the same latitude is called parallels. Parallels. Has line running parallels to each other. The only parallels that is also great circle is the equator. All other parallels are same circle. The following are the most important parallel lines. Equator 0 degree, tropic Cancer, Tropic of Cancer 23.5 degrees north, Tropic of Capricorn 23.5 degrees south, Arctic Circle 66.5 degree north, Antarctic Circle 66.5 degrees south, North Pole 90 degree north, infinity small circle, South Pole 90 degrees south, infinity small circle. Longitude is the angular measurement east and west of the prime meridians. The position of prime meridians was determines the international agreement to be in line, which is location of the former astronomical observatory and Greenwich, इंग्लैंड. इंग्लैंड की जो ग्रीनविच कंट्री है उसके बीचों बीच के मध्य में हमारा जो लाइंस क्रॉस होती है दैट इज लॉन्गिट्यूड. Prime meridians was determined by the international agreement to be in line which is location of the former astronomical observatory and Greenwich, England. Because the Earth circumference is similar to the circle, it is was divided to measure longitude in degrees. The number of degrees found in the circle is 360. The prime meridian has a value of 0 degrees. A line of longitude or meridian of 45 degree west has the angle of is 45 degree west of the plane represented by the prime meridian. A line of longitude meridians of 45 degree west has angle the 45 degree west of the plane represented by the prime meridian. The maximum value that meridians of longitude can have is 180 degree, which is the distance halfway around a circle. This meridian is called is the international date line.
Designations of the west and east are used to distinguish where a location is found relative to the prime meridians. For example,